जय हिंद आप सभी को। युवा रायपुर से हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शन था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको कराया हुआ था, ठीक है। तो आज हम पूरा हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में बताया था भैया कि बात यह है कि अतीत की वो महत्वपूर्ण घटनाएं, अतीत की वही महत्वपूर्ण घटनाएं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही क्या है, आपका इतिहास है। तो सबसे पहले इतिहास को हम लोग जानते कैसे हैं, कैसे जाने कि यही इतिहास है, कैसे जाने कि ये हिस्ट्री है। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ साक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, बिना किसी एविडेंस के हम कोई भी चीज यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं मानते हैं। तो एविडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और की फैक्टर है हमको हिस्ट्री को जानने, समझने और बताने का, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा स्टार्टिंग में करता हूं किसका, आपका साक्ष्य का। तो साक्ष्य किस टाइप के होते हैं थोड़ा सा देखते हैं। क्या है साक्ष्य, मैं लिखता हूं यहीं पर। देखो, ये दो टाइप के हो सकते हैं भैया। किस टाइप के? दो टाइप के। एक आप जान ही रहे हैं, क्या हो सकता है, पुरातात्विक, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको बोलते हैं हम लोग। और दूसरा हो सकता है लिटरेचर के फॉर्म में, साहित्य के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं हम दूसरा, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, लिटरेचर सोर्स। इन दो एविडेंस के बाद ही हम चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और हम उन पर यह आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी ऑथेंटिकेशन कितनी है, सच्चाई कितनी है इस बात में, ठीक है। तो हम किसी इतिहास को जानते हैं तो देखो, साहित्यिक में तो वही चीजें आती हैं जो लिखी हुई हो, क्या हो, जो लिखी हुई हो, किसी साहित्य में लिखा हुआ, किसी पुस्तक में उसके बारे में लिखा हुआ हो। तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं थोड़ा सा देखें। यदि हम साहित्य का, तो एक पहला होगा आपका लौकिक साहित्य, या लौकिक से पहले क्या हो जाएगा आपका वैदिक साहित्य, वैदिक, या फिर हम लोग धार्मिक साहित्य भी बोलते हैं, रिलीजियस लिटरेचर। धर्म ग्रंथों में इतिहास के बारे में लिखा हुआ रहता है, एक पहला धर्म ग्रंथ। दूसरा यदि मैं बात करूं स्रोत का साहित्यिक में, तो दूसरा क्या होगा आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मेंस का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। तो इन बात को आपको ध्यान रखना है। आप 2 नंबर का भी आता है तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव पीटी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो साहित्यिक में वैदिक या धार्मिक स्रोत के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। दूसरा लौकिक साहित्य, तो लौकिक साहित्य किसको बोलेंगे, जो नॉर्मली लिखा गया हो, किसी टाइम पीरियड में लिखा गया हो। जैसे कालिदास की बात जानते हैं हम लोग, पाणिनि को जानते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं, मेगस्थनीज को जानते हैं। तो ये अपने टाइम में जो भी चीजें लिखी है, ये क्या है आपका लौकिक साहित्य, हम मनुष्य द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक लास्ट में बचा साहित्य में हम देखते हैं, जैसे कहीं घूमने जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं। हमको कोई चीज पसंद आता है तो उस चीजों को हम क्या करते हैं, नोट डाउन करके रखते हैं, और ये चीज कंटिन्यूसली होते रहता है। कोई व्यक्ति रहता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगा, ऐसे करके पूरा भ्रमण कर लेता है, और उस ड्यूरिंग जो टाइम था उसमें जो भी चीजें उन्होंने देखा, जो जाना, उसको लगा कि ये चीजें मुझे नोट करना चाहिए, तो अपने यात्रा वृतांत में लिखता है। क्लियर बात। जैसे हम लोग वेन सांग को जानते हैं, फाहियान को जानते हैं, इन्होंने जो लिखा हुआ है अपने बुक में, सियूकी की बात करूं मैं, है ना, छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, वेन सांग के बारे में। तो उन्होंने जो लिखा हुआ है ये भी एक इतिहास का एक स्रोत है। क्लियर ये बात, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, यात्रा वृतांत, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग पुरातात्विक स्रोत का, तो पुरातत्व से जो मिला हुआ है, जो एक्सकवेट हुआ है, खोज किए गए हैं, ठीक, जमीन से मिला हो, कहीं से भी मिला हो, तो जैसे स्मारक हो गया, मॉन्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, स्मारक हो गया। सिक्के मिलते हैं हम लोग को, क्वाइंस, सिक्के, सील्स मिले हुए हैं, मुद्राएं, ठीक। तो ऐसे कई ऐसी चीजें हैं, जैसे स्मारक हो गया, सिक्के हो गए, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं। कुछ कुछ चीजें, अन्य चीजें भी लिख दो आप इसमें यदि आप लिखना चाहें, तो आपका 2 नंबर का तो मेंस का क्वेश्चन ही बन गया जो पूछा हुआ है, ठीक। फिलहाल आपको जानना है तो एटलीस्ट साक्ष्य के बाद ही आप किसी चीज पर क्या कर पाएंगे, बिलीव कर पाएंगे। कोई क्वाइंस मिला हुआ है तो आप उस क्वाइंस को देखेंगे, कार्बन डेटिंग चेक करेंगे और मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये किस टाइम पीरियड में ऐसा क्वाइंस यूज किया जाता था। अच्छा, एक बात इतिहास का यहीं पर मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हम तो उस टाइम तो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था ना, हमको कई महीने लग जाते थे, दिल्ली में कोई चीज चेंज होता था तो हमको छत्तीसगढ़ वाले हैं, हमको दिल्ली में कोई चीज चेंज होता था, ऐसा कोई बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडियम नहीं होता था, तो हमको पता कैसे चलता था।
तो याद रखना सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम था क्या? सिक्का। बोलते थे ना मेरा सिक्का चल रहा है, तो करेंसी चेंज कर दिया जाता था, तब समझ में आता था अरे हाँ भाई हमारा राजा चेंज हो गया है, नए राजा का सिक्का हमको मिल रहा है। तो ये कुछ इतिहास के ऐसे स्रोत हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे तो एक बात आपको बताना है कि युवा हम रायपुर से जुड़े हुए हैं, 90 डेज का टारगेटेड क्लास चल रहा है, बहुत सारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको हम लोग टारगेट करके रखे हुए हैं। तो आपको युवा का क्या करना है, ऐप डाउनलोड भी कर लेना है, वहां आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइव भी हम लोग जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर भी जाके आप देखेंगे तो वहां आपको सारी कंटेंट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में भी, और आप जो रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का ये बेसिक स्टोरी जो आपको जानना चाहिए। अब हम हिस्ट्री को जैसे बांटे थे भैया, हिस्ट्री का एज से हेरोडोटस मैंने बताया था, और हेरोडोटस के बाद हम हिस्ट्री को जैसे जानना स्टार्ट किए थे तो मैं दो नाम बताया था, एक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट और दूसरा क्या बताया था आपको, कनिंघम बताया हुआ था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पूरा चेक कर रहे थे, मतलब पुरातत्व विभाग के सबसे बड़े क्या बोलना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या थे वो हेड हुआ करते थे, वैसे हमारे इंडियन लेवल पर कौन हेड हुआ थे, कनिंघम साहब हुए थे, इन्होंने भी बांटा। और उसके बाद एक और व्यक्ति थे जिन्होंने किसी रिवॉल्यूशन को लेकर बांटा था, जैसे मैं बताया था थॉमस करके एक व्यक्ति का नाम लिया था, उन्होंने उस टाइम पर जो चीज मिला था उस एविडेंस के अकॉर्डिंग बांटा था। जैसे हम लोग पुरातत्व की बात करें या फिर हम बांटे थे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल की बात करें। इसके बाद जैसे ही प्री हिस्टोरिक एज कवर होता है, दूसरा आपको दिख रहा होगा प्रोटो हिस्टोरिक एज, या जिसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल बोलते थे। तो उस टाइम हमने तांबा करके बांटा था, तो हमने नहीं, थॉमस साहब ने बांटा था तांबा उस टाइम का, सॉरी तांबा बोलता हूं, कांसा करके। ठीक है, ताम्र स्टोन ये दोनों एक साइड था, दूसरा आपका कांसा था। और जैसे ही हम आधुनिक इतिहास में पहुंचते हैं, हमने आयरन को सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी एविडेंस माना था। क्लियर इतनी बातें? तो इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं वो चीज जो हमको जानना इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा कि एडी और बीसी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो युवा होंगे, उन युवाओं के लिए युवा आपके लिए लेकर आया है आपके कैरियर को फिक्स करने के लिए। 90 डेज में आपको कोई भी एग्जाम टारगेट जो कर रहे हो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट वाइज यहां आपको लाइव क्लासेस, बेहतर एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे तो मोस्टली बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि एडी किसको बोलते हैं और बीसी किसको बोलते हैं। अब आपको यह बात पता है, इससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता हूं, क्योंकि इतिहास अपने आप में कहानियों पर ही बंधी हुई चीज होती है। आपको यह बात बिल्कुल पता है कि हमसे पढ़ने लिखने में आगे सबसे कौन है, वही ब्रिटिशर्स है ना। अंग्रेज हमसे रियलिटी में देखा जाए तो आगे थे, और जो आगे रहेगा वही ही क्या करेगा, टॉप करेगा, और उसी का ही सिक्का चलेगा, वही फर्स्ट रैंक लाएगा और उनका ही इतिहास क्रिएट होगा। ब्रिटिशर्स हमसे आगे थे, मतलब पढ़ने लिखने में हमसे डेफिनेटली आगे थे। तो कैलेंडर उन्होंने अपने हिसाब बनाया। अब देखो, सब जगह रिलीजियस फैक्ट बहुत मैटर करता है। हम हिंदू की बात करें या मुस्लिम्स की बात करें या फिर अदर रिलीजन्स की बात करें, बौद्ध जैन की बात करें, तो इन सब में देखा जाए तो उस टाइम क्रिश्चियन बहुत आगे था। एग्जैक्टली कौन आगे था, क्रिश्चियन आगे था। तो क्रिश्चियन एक धर्म था उनका, क्रिश्चियनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और उनके ही बर्थ को हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। उनके जिस दिन बर्थ हुआ था तो उनको ही, इट मीन्स कहने के मतलब में है कि हर साल हम लोग उसका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, नए साल को, है कि नहीं। हर नए साल को हम लोग हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हर नया जो वर्ष होता है आपका 1 तारीख को होता है, और उसी दिन वो लोग डिसाइड किए थे। हालांकि 25 को लोग क्रिसमस मना ही लेते हैं। तो उसके बर्थ के पहले वाले टाइम को बीसी बोला गया। क्या बोला गया भाई, बीसी, बिफोर बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ये आपका बीसी। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी तिथियां होंगी हम उसको रिवर्स या फिर विपरीत दिशा में जाएंगे और उनके टाइमलाइन को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और उसके जन्म के बाद जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको हम लोग एडी के नाम से जानते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। इज इट क्लियर क्या? ठीक, आफ्टर द बर्थ, जिसको हम लोग एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं, या सेंचुरी। ठीक, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्या है सेंचुरी। ठीक, तो ये टाइम पता चला क्या, जिसको हम लोग एडी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना भैया, एडी और बीसी में कंफ्यूज नहीं होना है। बीसी से आप याद रख सकते हैं बैकवर्ड, और ए से याद रख सकते हैं एगो। ठीक है, तो हम
पहली पहली बार जब पढ़ते हैं, है ना, तो चीजें कंफ्यूज करती हैं। तो याद रखना एडी और बीसी। आगे के लिए आफ्टर ऑक्टर ना आगे एगो करके याद रखना है और इसको बैक याद रखना है। और ऐसे सिंपली देखेंगे तो ये ए आपका बी और ये सी और ये डी, एक साथ चारों वर्ड आपको दिख रहे होंगे ए बी सी डी। ठीक है, इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ टाइमलाइंस। जैसे हम लोग बात करें, अभी 2025 चल रहा है और हम लोग एडी में हैं, है ना, अभी हम लोग एडी में हैं, तो इधर की बात करेंगे। ठीक है, 25 की बात करें या 2025 की बात करें, हम लोग इधर हैं, आगे हैं। क्लियर, 2026 की भी बात कर सकते हैं, तो हम लोग इधर हैं। इसके पहले की घटनाएं जो थी आपका बीसी में थी। ठीक है, आपको कुछ लाइंस दिख रहे होंगे यहाँ। इतिहास के काल का जब विभाजन किया गया तो प्राचीन काल, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया एंशिएंट हिस्ट्री, लिखा हुआ है आरंभ से लेकर, है ना, इधर आरंभ से लेकर, अब इसको हम लोग 50 लाख बीसी से लेते हैं, आरंभ से लेकर आपका 7th एडी या 7वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी कहने का मतलब है आपका 700 से 800 तक। ठीक, ये आपका टाइम पीरियड होगा। ये हमने प्राचीन भारत करके इसको बांट के रखा हुआ है। उसके बाद मध्यकालीन भारत की जब शुरुआत होती है आपका 8वीं शताब्दी से, हम लोग पृथ्वीराज चौहान से भी पहले का थोड़ा सा बैक देखते हैं, जब देखते हैं तो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, मतलब 1700 से आपका 1800 तक। 1900 के बाद फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, बचा 18वीं शताब्दी के बाद 1900 जैसे ही लगता है हम मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे थोड़ा टाइमलाइन ये मैं बता दिया बेटा, यही चीजें हैं, बिफोर बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट और आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ऐसा करके। ठीक है, क्या बचा फिर एक महत्वपूर्ण बात है, हाँ, ये जो मैं बता रहा था अभी कि शताब्दी कहने का मतलब क्या है आपका, एक शताब्दी का अर्थ ही होता है 100 वर्ष। क्लियर, तो इस पीडीएफ में इतना ही काम का है, जिसको जानना चाहिए। जो बच्चा नया नया पढ़ता है उसको एडी और बीसी में क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये टाइम पीरियड हम मानव का जो इतिहास है, होमो इरेक्ट करके जो था, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कब से की पहले की बात की गई है, 2.58 मिलियन ईयर पहले की बात की गई है कि हम मनुष्यों का इतिहास यहां से स्टार्ट हो जाता है। कोई एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, बस आपको जानने के लिए बताएं कि हाँ हम ऐसे ही दौर से आगे बढ़े हैं। याद रखना, हम होमोसिपियन बनने से पहले होमो इरेक्ट करके एक स्पीसीज जो देखी गई थी वो हम लोगों की ही जैसा था, हाइट ऐसा ही था, हम लोग के ही जैसा चलता था, उसको होमो इरेक्ट कहा गया है। पूछा हुआ है, याद रखना, होमो इरेक्ट, हम होमोसिपियन से ठीक एक स्पीसीज पहले का है, होमो इरेक्ट। हालांकि हम इस पीडीएफ में देखेंगे। ठीक है, और रोचक तथ्य यही है कि पृथ्वी का आयु लगभग 4.5 बिलियन ईयर है और हम लोग तब से सफर कर रहे हैं। ठीक है, 2.58 मतलब पृथ्वी के बनने के ठीक आधे समय की बात। ठीक है, चलो ये बाकी आपको ध्यान नहीं रखना है, ये होमोसेपियंस। ठीक है, अब जिन हिस्ट्री को हमको जानना चाहिए, बांटना चाहिए और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। प्राचीन इतिहास और पाषाण काल या फिर स्टोन एज का वर्गीकरण। ठीक है, तो एक है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट से हमको जो एविडेंस मिलता है पुरातत्व विभाग से, वो हमारा एक कहीं ना कहीं इतिहास क्रिएट करता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो याद रखना है, खुदाई से प्राप्त साक्ष्य कोई लिखित प्रमाण इस टाइम का नहीं मिला है। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, पाषाण काल की बात कर रहे हैं। जैसा कि कल मैं बताया था बेटा, पाषाण काल हो गया आपका प्री हिस्टोरिक एज में आता है और उस टाइम ना ही हमको कोई लिखित साक्ष्य मिला है और ना लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो जिसके बारे में कोई ऐसे दो एविडेंस नहीं मिले हैं तो वो स्टोन एज है। और स्टोन एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग चैल्कोलिथिक एज या फिर ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसी को हमने बांटा, स्टोन एज को तो 3 टाइप से हमने बांटा है। एक पहला पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, याद रखना। आपका सीजीपीएससी प्री की बात करूं या व्यापम की बात करूं, दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। हिंदी में ना देखे, एक बार इंग्लिश में पूछा हुआ है और मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। याद रखना, इसको हल्के में नहीं लें इन शब्दों को। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं क्योंकि हमको हिंदी में पढ़े रहते हैं भाई, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये चारों जो दिख रहे हैं, इसके बाद जो चैल्कोलिथिक एज आता है उसको इंग्लिश में दिया हुआ था और मैच द फॉलोइंग या फिर करेक्ट द सीक्वेंस करके 2-3 बार आया हुआ है। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड याद रखना है, इसको पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल दिख रहा होगा। ठीक है, 10,000 के बाद 9,000 से 7,000 बीसी तक हम इसको लेते हैं।
ठीक, एक एग्जाम हुआ था जिसमें इस टाइम पीरियड को लिया हुआ है और वो एग्जाम है आपका एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कई सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस टाइम पीरियड को भी लिया हुआ है। तो याद रखना 9000 बीसी से 7000 बीसी तक क्या था आपका, मेसोलिथिक एज था, मध्य पाषाण काल था। उसके बाद थर्ड नंबर का जो था, जो थोड़ा एडवांस था, एक ट्रांजिशन जोन को फॉलो कर रहा था, या ऐसा ना बोल के हम ये बोल सकते हैं एक परिवर्तित रूप था, कहां से, मध्य पाषाण काल को एक नए जनरेशन की ओर लेके जाने का, जिसका नाम था नियोलिथिक एज या फिर नव पाषाण काल। क्यों ऐसा बोला मैंने अभी, क्योंकि 9000 बीसी के आसपास हमको क्या मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है, किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, खेती का साक्ष्य मिल जाता है। याद रखना है, वो सब नाम मैं बताऊंगा भी, लहुरा देव है, मेहरगढ़ है, बहुत सारे जगह और उन सबको पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ये 3 नाम आपको याद रखना भाई, कि इसको हमने जब बांटा स्टोन एज को, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। इसके बाद आपको याद रखना है ताम्र पाषाण काल। ठीक, चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, उसी टाइम इन दोनों का मिक्स यूज करने लगे थे लोग। ठीक है, क्योंकि आग की खोज इस टाइम हो चुकी थी भैया, है ना, बड़े बड़े जब स्टोन यूज कर रहे थे तो इस टाइम आग की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो आपके काम का चीज बस इतना ही है, इनके नाम याद रखना है। दूसरा, हिस्ट्री लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में पढ़ा जा सकता है, यही मैं लाइन जो बोला था शुरू में। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप एक बार कमेंट में बिल्कुल मुझे रिप्लाई कीजिए कि हाँ भाई ये बात मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, चलो, कुछ काम की चीजें उन्हीं कालखंडों को बांट कर रखा गया है। पहला देखते हैं हम लोग, क्या आपका लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज और दूसरा आपका अपर पैलियोलिथिक एज। देखो, जब अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ, हम बात करते हैं जैसा अर्थ बना, है ना, कितना 5 पॉइंट समथिंग की जब बात करते हैं, तो उस टाइम स्टार्टिंगली हम जियोग्राफी में देखेंगे कि कैसे ब्लैक होल में जाता है कोई चीज और कैसे बनता है, कैसे वो आके कोई एक बड़ा सा गुब्बारा बना। ऐसे थोड़ा सा बता ही दूं, यदि बता रहा हूं तो 1.3 सेकंड में, हम ये सेकंड बोलते हैं, इससे पहले ही पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स फॉर्म हो चुका है भैया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1.3 सेकंड में ही ये इतना बड़ा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, एक यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सी हैं, एक एक गैलेक्सी में पता नहीं कितने कितने सोलर सिस्टम है, और पता नहीं कितने सोलर सिस्टम में कितने कितने प्लैनेट्स है और उनके कितने आपका क्या है, सैटेलाइट है। तो वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल देखते हैं क्या आपका इस टाइम पीरियड में। तो देखो, इस टाइम पीरियड की मैं बात करूं लोअर पैलियोलिथिक एज का, तो 5 लाख से हम लोग 50,000 तक लेके रखे हैं। इस टाइम को इतने ही टाइम तक बांटा गया है। यह जो टाइम था, याद रखना, इसको पूछ लिया गया है कि कौन सा टाइम था जब हिमयुग के नाम से पाषाण काल को जाना जाता था। तो याद रखना, निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक, यह जो दौर था वो आइस एज था, हिम एज था। उस टाइम कोल्डेस्ट कंडीशन था पूरा। ठीक है, दूसरा, ये जो एविडेंस मिला है इस टाइम का, वो है आपका सोहन घाटी, जो आपका पंजाब के आसपास का रीजन है, और दूसरा है बेलन घाटी, जो आपका यूपी के आसपास का रीजन है। दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, सोहन घाटी और बेलन घाटी। ठीक है, घाटी किसको बोलेंगे, 2 नदी के आसपास का या 2 पहाड़ के आसपास का जो बचा हुआ इलाका रहता है, मैदानी एरिया रहता है, उसको हम लोग घाटी बोलते हैं। पंजाब का आपको पता ही है, पंजाब में बहुत सारी नदियां हैं, और ठीक उस नदियों का ओरिजिन कहाँ है आपका, माउंटेन रेंजेस है, कहाँ का आपका, हिमालयन रीजन का। ठीक है, तो सोहन घाटी और बेलन घाटी, ये दोनों स्थल निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है जो मिला हुआ था आपका हैंड एक्स, हस्त कुदाल, कई बुक ये लिखता है हस्त कुदाल या फिर हैंड एक्स। दूसरा है आपका क्लीवर, पकड़ने का। ठीक है, चलो यहां से आगे ही बढ़ते हैं हम लोग, मध्य पाषाण काल की ओर आते हैं। तो 5 लाख से 50,000 जैसे ही खत्म होता है, फिर चेंज हो जाता है चीजें 50,000 बीसी से आपका 40,000 बीसी तक। एक बात यहां बताना था कि इस टाइम जो वो लोग सफर कर रहे थे, सरवाइव जो कर रहे थे, उस टाइम चीजें ये थी कि जो मेन ऑक्यूपेशन तो नहीं बोलेंगे, उनका लाइवलीहुड भी नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन खाना बदोश टर्म से आप लोग फैमिलियर हैं, है ना। तो उस टाइम जो उनका मेन फूड इंग्रेडिएंट्स था, खाने पीने की जो सामग्रियां थी, वो मेन थी क्या आपका, शिकार था। क्या था, शिकार था, हंटिंग था। और ये जो लोग हंटिंग करते थे उस टाइम बड़े बड़े स्टोन्स को ही क्या कर सकते थे, बहुत लोग मिलकर ढकेल देते थे, किसी जानवर पर वो गिरता था और गिरने के बाद वो मर जाता था, फिर उसका मांस वो लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में इनटेक करते थे, लेते थे। ठीक है, तो बात करें आगे, तो वही पत्थर का जो साइज था वो धीरे धीरे क्या होते गया, छोटे होते गया। और किसके रूप में छोटा हुआ, ये पूछा हुआ है कि फलक तकनीक या फलक संस्कृति क्या है। कोई जो पत्थर होता है उसको फलक के फॉर्म में बना देना। जैसे हम लोग तीर को देखते हैं, धनुष बाण में जो बाण होता है उसको सबसे टॉप का हिस्सा होता है, मैं बॉटम नहीं बोल रहा हूं, टॉप का जो हिस्सा होता है, जो नुकीला भाग होता है, वही क्या है आपका फलक है। तो उस टाइम जो स्टोन हुआ करते थे उसको छोटे छोटे इस टाइप के फलक में बना के यूज करने लगे।
तो उसका बेनिफिट ये होने लगा कि कोई बड़ा स्टोन होता है उसको बहुत लोगों की मैन पावर की जरूरत होगी उसको क्या करने के लिए, पुश करने के लिए। लेकिन जो फलक टेक्निक्स थे, जो स्टोन बनाए जाते थे वो छोटे छोटे थे, धारदार नुकीले हुआ करते। ठीक है, तो याद रखना है फलक तकनीक क्या है करके परेशान नहीं होना है भाई। याद रखना है ये उन्हीं स्टोन का क्या था, एक माइक्रो लेवल पर एक टेक्निक था, उसको तराशा गया था। याद रखना इस टाइम इनका जो मुख्य पेशा था, मेन ऑक्यूपेशन था, वो क्या था आपका, इसका हंटिंग था, शिकार था। और दूसरा, ये लोग इस टाइम फूड कलेक्ट या फिर फूड इंग्रेडिएंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, भोजन संग्रह करना स्टार्ट कर दिए थे। दो एविडेंस याद रखना है, शिकार तथा भोजन संग्रह का साक्ष्य हमको कहां मिलता है, तो मध्य पाषाण काल से मिलता है। ठीक है, अगला है, इस टाइम जो जीवन था उनका गुफाओं पर ही रहा करते थे, रॉक शेल्टर से में ही निवास करते थे। क्यों? क्योंकि गुफा जो होती थी जमीन के नीचे होती थी, और जैसे कि मैं बताया हिम युग, उस टाइम बर्फ या ठंडी बहुत ज्यादा थी, तो जमीन के ही ऊपर सरवाइव करना कहीं ना कहीं मुश्किल था, तो जमीन के नीचे रहा करते थे ताकि उनको एक वार्म हीट मिलते रहे। आपको पता होगा कि हम एटमॉस्फेरिक लेयर में हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, है ना, उससे हर 165 मीटर की जब हाइट पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। पूछा हुआ ये लाइन भी एसएससी कि 165 मीटर की हाइट जब हम जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। लेकिन सेम जब हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं तो हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट है, कोर, वहां का टेम्परेचर ही है लगभग 5500 से 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको कि गुफा में वो लोग जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि ठंड में सरवाइव करना कहीं ना कहीं मुश्किल था। बात रहा अगला उच्च पाषाणकाल या फिर अपर पैलियोलिथिक एज का, तो 14,000 बीसी, 40,000 बीसी से हम लोग 10,000 बीसी के आसपास की चीजें देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह पैलियोस्टिक सेंस करके जो मीनिंग ही क्या है, उसका अंतिम चरण है। इस टाइम होमो सेपियंस हमको देखने को मिला है। अच्छा, होमो सेपियंस से पहले मैं होमो इरेक्टस वर्ड यूज किया था, होमो इरेक्टस करके, वो हम ही लोग जैसा ही था लेकिन सेम नहीं था, हाइट हमारा ही था, हमारा ही जैसा चलता था, लेकिन प्योर स्टैंड नहीं था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंड था, कुबड़ था, कुबड़ू था जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक लाइन मेरे को यहां बताना है, उदय की बात की गई है, तो मानव जाति का उदय और मानव सभ्यता का उदय, ये दोनों अलग वर्ड है। देखो हम बात करें, एक पेज उठाते हैं जी, यहां आपको बताते हैं। देखो ये जैसे मैं बात करूं, क्या है आपका अर्थ है ना, इसको हम बांट देते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं भैया, महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में उसको। अभी 6 हैं और एक हमको 7 भी देखने को मिलता है जो सबमर्ज है, पानी के अंदर दबा हुआ है, जिलैंडिया करके नाम लेते हैं। देखो सबसे बड़ा ये आपका एशिया है, मैं जियोग्राफी नहीं बता रहा हूं, बशर्ते बता रहा हूं कि उदय कहां हुआ है। ठीक, ये आपका एशिया है, दूसरा ये आपका अफ्रीका है। ये अफ्रीका को ही मानव जाति का पालनहार बोला गया है। मानव जाति और सभ्यता दोनों अंतर है दोनों में, तो मानव जाति का जो सबसे पहला एविडेंस हमको यही देखने को मिलता है अफ्रीका में। ठीक, ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, समूह में निवास करते गए और यहीं से आगे बढ़े, तब यहां दिखा, यहां आपका स्वेज कैनल, यहां स्वेज कैनल है, यहां आपका मेडिटेरियन सी, हिंदी में शायद उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इधर रेड सी था। इन दोनों के बीच का ये इजिप्ट वाला रीजन, यहां सबसे पहले मानव सभ्यता का उदय देखने को मिलता है। याद रखना, मानव जाति को यहां पालनहार माना जाता है, यहां उनका उदय हुआ था। और यहां से जब आगे बढ़े लोग, समझदार हुए, कहीं ना कहीं चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किए, तो लोग सबसे पहला जो सभ्यता देखने को मिलता है, इसीलिए बोला जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, तो ये आपका इजिप्ट वाला रीजन में। उसके बाद यहां दूसरा एशिया में देखने को मिला, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता। और इसके बाद तीसरी नंबर पर हमको देखने को मिला क्या, चाइना के आसपास का। ये तीनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका सीजीपीएससी प्री भी पूछा हुआ इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये मानव जाति का पालनहार है और मानव जाति की सभ्यता हमको यहां देखने को मिलता है। ठीक, वो उदय शब्द लिखा हुआ था तो ये मैं बता दिया आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग, और कुछ चीजें जो काम का आपको जानना है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी इस टाइम जो यूज होने लगा था, कहीं ना कहीं उनका ब्रेन एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो चुका था, और उसी चक्कर में वो लोग चकमक पत्थर, जिसको फ्लिंट स्टोन के नाम से जानते हैं हम लोग, और कुछ हड्डियों के औजार भी यूज करने लगे थे। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई बोन्स जो होता है जला हुआ रहता है तो भी एक लंबे समय बाद पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग शेप जनरेट कर लेता है, खुद को ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कहीं ना कहीं मजबूती ज्यादा होती है। तो उसको भी हम लोग इस टाइम हड्डियों को भी औजार के रूप में यूज करने लगे थे, टूल्स के रूप में। किसको यूज करने लगे थे, बोन्स को यूज करने लगे थे।
तो इन सब में देखा जाए तो काम काम का चीज, हमने एक स्टोरी बताया। काम का चीज क्या है बेटा? हड्डियों का उपयोग किस समय किया गया है, पूछा हुआ है एग्जाम, और इसको याद रखना है। ठीक, उच्च पाषाणकाल या फिर अवर पैलियोलिथिक एज के आसपास। दूसरा, शिकार और भोजन संग्रहण किस टाइम की बात है, तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। फलक टेक्निक जरूर याद रखना, पूछा हुआ है। ठीक है, और आपका सोहन घाटी और बेलन घाटी भी पूछा हुआ है। तो हम युवा के प्लेटफॉर्म पे आपको ये बात जरूर बताएंगे कि क्या चीजें आपको याद भी रखना है, कौन कौन सा एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, चलो ये एक पीडीएफ दिख रहा होगा, कुछ पिक्चर्स इसमें डले हुए हैं, ये क्लियर आपको समझा देगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि बात क्या है यहाँ। ठीक है, प्रमुख पुरापाषाण स्थल और उनकी खोजें। ठीक है, सबसे पहला ये जो दिख रहा है आपको, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। पहली तो जगह याद रखना है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो भीमबेटका कहाँ है करके भी पूछा हुआ है, याद रखना कहाँ है, आपका एमपी में है। ठीक है, दूसरा है यही एक जगह और जिसका नाम है हथनौरा। ये क्योंकि आपका स्टोन एज का एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य यहां मिले हुए, इसलिए आपको याद रखना है, और इसीलिए जो भी एग्जामिनर है आपको पूछता है। ठीक है, तो एक हथनौरा हो गया, दूसरा भीमबेटका हो गया, तीसरा पटने करके है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, और एक पल्लावरम, यहां का तो सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। ठीक, और एक आपको दिख रहा होगा शुतुरमुर्ग के अंडे के मन के, मन के मतलब होता है मटका। ठीक है, चलो ये अभी समझ नहीं आया होगा, आपको केवल स्टेट याद रखना है कि ये उस टाइम की स्टेट है जो आज हमको भी पता होना चाहिए। चलो बात करें खास बात, तो भीमबेटका कहाँ है भैया? आपका मध्य प्रदेश में है, वही मध्य प्रदेश एमपी जो छत्तीसगढ़ का क्या है, आपका मदर स्टेट है, जो 1 नवंबर 1956 को पहला स्टेट, पहला नहीं एक स्टेट बना था, हम ऐसा बोल सकते हैं। एमपी का भी आपको याद रखना है क्योंकि साथ साथ आप लोग पैरेलली सीजी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो बात करें इसका जो एक्सकेवेटर था, खोज करता था, वो कौन था? वी.एस. वाकंकर करके। कौन था? वी.एस. वाकंकर, याद रखना, पूछा हुआ है इस नाम को, भीमबेटका के खोजकर्ता के नाम, फॉलोइंग इन विशेषता करके। तो कब खोजा गया था? 1957 में खोजा गया था। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी चित्रकला है, ओल्डेस्ट पेंटिंग, याद रखना, ओल्डेस्ट पेंटिंग इन इंडिया की बात करूं मैं तो क्या है? भीमबेटका का गुफा, या गुफा ना बोल के हम लोग बोलेंगे भीमबेटका के आसपास की जो साक्ष्य मिले हुए हैं, जो क्या चित्रकला है, आपका पेंटिंग्स है। ठीक, तो ये याद रखना है। दूसरा, पटने करके एक जगह जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, महाराष्ट्र में है, जो याद रखना यहां पहली बार ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिला हुआ है। ऑस्ट्रिच का जो एविडेंस मिला है कहां मिला हुआ है? पटने में मिला हुआ है। पटने जो है याद रखना महाराष्ट्र में, पटना आपका बिहार में है, पटने महाराष्ट्र में। एक और जगह हथनौरा करके थोड़ी देर पहले देखे हम लोग, ये हथनौरा मध्य प्रदेश में है, और इसकी ही मैं बात कर रहा था 2-3 बार। होमो इरेक्टस, इंडिया में भी सबसे पहले होमो इरेक्टस का जो एविडेंस मिला हुआ है वो कहां है? आपका हथनौरा मध्य प्रदेश में है। क्लियर बात? तो 2-3 चीज याद रखना है, मेरे साथ साथ दोहराएंगे आप। शुतुरमुर्ग की मैं बात करूं, ऑस्ट्रिच की बात करूं तो पटने महाराष्ट्र याद रखना है, और ओल्डेस्ट पेंटिंग की मैं बात करूं, सबसे प्राचीन चित्रकला का, तो आपको भीमबेटका आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका एमपी में है। और एक और नाम आपको याद रखना भैया, हथनौरा, जो एमपी में है, और सबसे पहले होमो इरेक्टस के क्या मिले हैं, यहाँ के साक्ष्य मिले हैं, और इनका क्या मिला है? खोपड़ी बस मिला हुआ है। ठीक है, क्या मिला हुआ है? ये खोपड़ी हमी के टाइप का था। ठीक है, एक और नाम जो रॉबस ब्रूट फूट से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, इन्होंने ही इसको एक्सकेवेट किया था, खोज किया था। पल्लावरम जगह का नाम है, तमिलनाडु स्टेट में आता है, याद रखना। पल्लावरम, केरल नहीं लगाएंगे कोई भी बच्चा। ठीक है, ऑप्शन पहले केरल ही देता है जब भी इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, पल्लावरम तमिलनाडु करके रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसको एक्सकेवेट किया था, खोज किया था। कब किया था? 1863 में भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण पहचान की गई थी, और ये था क्या? आपका हैंड एक्स था। क्या था? हैंड एक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? हस्त कुदाल करके आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? इस पेज में इतनी चीजें आपके काम की है, इसको पूरा अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, चलो युवा आपके लिए पूरा पिक्चर्स के फॉर्म में लाइव ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इस टाइम ऐसा कुछ हुआ था, पूरी की पूरी पिक्चर्स फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करवा रहा है। ठीक है, चलो मध्य पाषाण की बात करते हैं, मेसोलिथिक एज। हमने देखा कि इस टाइम चीजें क्या हो गई थी? बदल गई थी। बड़े बड़े जो स्टोन के जो टूल्स यूज कर रहे थे, उसका जो शेप एंड साइज था, आकार आकृति था, क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि लोगों का समूह जब बढ़ने लगता है तो याद रखना, जब भी भीड़ होगा, और भीड़ का ही दूसरा अर्थ निकाले हम तो कंपटीशन से होता है। जहां भीड़ होता है वहां कंपटीशन बढ़ता है। जिस
हंटिंग के लिए 10 लोग जाया करते थे, उनकी पूर्ति नहीं हुआ करती थी, 10 के जगह जैसे ही वो 100 हुए, बिल्कुल भी उसकी जो नीड्स थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई। फिर वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, खुद का टूल्स जनरेट करना या मेकिंग स्टार्ट कर दिए, खुद का हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और ये हथियार ये इस टाइप के हुआ करते थे, आपको दिख रहा होगा ये धारदार एकदम शार्पली, और आपका टिप स्ट्रोक भी है ना, ये कुछ इस टाइप का आप सोच के देखेंगे ये कहां पर हम यूज कर सकते हैं, है ना। और डेफिनेटली जितने भी टूल्स दिख रहे हैं ये सब हंटिंग के लिए ही यूज किया जाता था। क्लियर ये बात। चलो थोड़ा देखते हैं इसका परिचय और जलवायु के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशन और बेसिक इंफॉर्मेशन हम इसका देखें तो मध्य पाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथिक एज। थोड़ी देर पहले बता ही रहा था मैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, माइक्रोलिथिक एज। यह संक्रमण कालीन चरण था जिसका पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का अंतर था। ठीक है, न्यूलिथिक एज और आपका पैलियोलिथिक एज के बीच का अंतर था। यही टाइम था जब हिमयुग का क्या हो रहा था, आपका अंत हो रहा था। ठीक है, आपका जो टाइम था, क्लाइमेटिक कंडीशन था, हिमयुग का क्या हो रहा था, अंत हो रहा था। गर्म जलवायु धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गई थी और यहीं से ही आज तक हम गर्म जलवायु के ही सब्सटेंस में फंसे हुए हैं। ठीक है, चलो इस टाइम का बात करें, जीवन शैली लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं। किसका याद रखना भाई, हम किसके बारे में देख रहे हैं अभी, मेसोलिथिक एज के बारे में देख रहे हैं। तो इस टाइम भी जो उनका मेन ऑक्यूपेशन था, पेशा था, वो कैसा था, उस टाइम भी हंटिंग था, मनुष्य शिकारी ही था। और दूसरा, शिकार से जब फुर्सत था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा तो वो लोग क्या थे, चरवाहे बने हुए थे। ठीक है, तो दोनों नाम इस टाइम भी आपको याद रखना है। जैसे ही चरवाहे बने तो पालतू जानवर को तो पालेंगे ही, तो सबसे पहले उनका जो पालतू जानवर था क्या है करके भी पूछा हुआ है, लिखलाइन लिखा है यहाँ, जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत इसी टाइम में हुई थी। ठीक है, और आज भी देखते हैं हम लोग कुत्ते को ही क्या बनाते हैं, हम लोग ज्यादातर हम अपना संग साथी बना के चल रहे हैं। ठीक है, चलो तकनीक की बात करें तो वही माइक्रोलिथ जो स्टोन थे उसको छोटे रूप में यूज करके क्या करने लगे, वो लोग यूज करने लगे थे, छोटे पत्थरों और औजारों का क्या करते थे, यूज करते थे। क्लियर, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो काम का देखते हैं अगला चीज, ये कुछ और काम की चीजें आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट है ये पेज। हर लाइन जो दिख रहा है, हर लाइन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है इस पीडीएफ का। ठीक है, मेसोलिथिक एज की बात करें तो इस टाइम मैं अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था और निवास के साक्ष्य मिले थे। धीरे धीरे जो अनस्टेबिलिटी थी उनके लाइफ में वो स्टेबल होना स्टार्ट हो गई थी, स्थायी होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जैसे बात करूं मैं बागोर का, तो बेटा पूछा हुआ है कि बागोर है कहां, तो बागोर याद रखना कहां है, राजस्थान में है। दूसरा एक और जगह है आदमगढ़, ये आदमगढ़ कहां है, आपका एमपी में है। कहां है, एमपी। बागोर राजस्थान याद रखना है और आदमगढ़ आपको एमपी याद रखना है। याद रखना और काम की बात है कि यहीं से पशुपालन की भारतीय मानव सभ्यता में शुरुआत मानी जाती है। इन दो जगहों को याद रखना है, बागोर और आदमगढ़। ठीक, पशुपालन की शुरुआत। एक और जगह हम देख रहे हैं महदहा करके है, जो यूपी में है, हड्डी के उपकरण बोन्स टूल यूज करने के एविडेंस मिले हुए हैं। क्लियर बात, राजस्थान में बागोर जगह और एमपी में आदमगढ़, ये दोनों जगह ठीक है आपका एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का स्टार्टिंग फेज या उनके एविडेंस मिले हुए हैं। और दूसरा महदहा करके यूपी में एक जगह है जहां पर बोन्स टूल का एविडेंस मिला हुआ है, ये आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा। क्लियर, बात करें अगला, चौपानी मांडो करके एक जगह है जो यूपी में ही है, और ये भी जो जगह है यूपी का, यहां जो साक्ष्य मिला है वो मृद भांड का मिला है, जिसको हम लोग पोट्री बोलते हैं। मटका एक मनका बोला जाता है और मटका से जो साइज में बड़ा होता है उसको हम लोग मटका ना बोल के मृद भांड बोलते हैं। मृद मतलब मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ। एक जगह भीमबेटका, आपको अब जाएंगे, भीमबेटका अभी भी है वहां, है ना, एमपी में। ठीक, तो यहां पशु पक्षी और इंसान के शैल चित्र मिले हुए हैं, स्टोन पिक्चर जिसको बोलते हैं, पत्थरों पर बने हुए पिक्चर। जैसे आप बात करें, ये आप भी आज के डेट में आप भी आज बनाते हो, कहीं घूमने चले गए तो पेड़ में लिख दिए, है ना, अपने और अपने मैडम का नाम लिख दिए या अपने साथी का नाम लिख दिए। ऐसा तो होता ही नहीं, आप अपने साथी का नाम लिखते नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, अपने मैडम ही का नाम लिखते हैं, है ना, जो आपकी अंतरंग सखा सखी होने वाली है उनका नाम लिखते हैं। कहीं जाएंगे डोंगरगढ़ चले जाते हैं, पत्थरों में नाम लिख देते हैं, ये वेट से ये, या फिर बना देते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। आप क्या बताना चाह रहा हूँ समझ पाए, वो बना देंगे और नाम लिख देंगे। तो ऐसा हम करते हैं और ऐसा इस टाइम भी हुआ करता था बेटा, ये चीजें।
ठीक है, तो ये सब चीज जो दिख रहा होगा, और याद रखना ये दोनों जो स्टोन पिक्चर्स थे, है ना, सेल जो चित्र थे, इनका जो कलर भी एकदम फिक्स था। सोचो किस टाइप का यूज था, आज तक ऐसे ही दिखता है, कुछ ब्लैक था और कुछ चितर धूसर कलर था, जो हमको भूरा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला अब आता है और रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, जिसको बात करते हैं हम लोग न्योलिथिक एज। यहाँ जो ह्यूमंस था या होमोसेपियंस था वो खाद्य उत्पादक भी हो चुका था, और उसके साथ साथ ये समाज कैसे आगे बढ़ा थोड़ा सा पिक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक वर्ड्स दिख रहा होगा कृषि, एग्रीकल्चर, इन्होंने अच्छा खासा स्टार्ट कर चुका था। याद रखना सबसे पहले जो खेती के साक्ष्य मिला हुआ है वो क्या है, आपका जौ और गेहूं का। चावल का कुल्डी हवा और आपका लहुरा देव में मिला हुआ है। ठीक है, कहां कहां ये नाम यहां नहीं दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो तो मेहरगढ़, एक मेहरगढ़ है, यहां जौ और गेहूं पूछा हुआ है बेटा, याद करेंगे इसको, नोट कर लेंगे, गेहूं। दूसरा है आपका कुल्डी हवा, यहां किसके, पैडी के, चावल के, राइस के, सॉरी राइस के एविडेंस मिले हुए हैं। और आपका एक है आपका लहुरा देव, ठीक, यहां भी चावल का। दोनों क्वेश्चन अपने लेवल पर पूछा गया है, क्योंकि मेहरगढ़ में जब हमको एविडेंस मिला था तो ये 7000 बीसी का है, ऑप्शन दिया हुआ था और मेहरगढ़ ऑप्शन लिया हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछा था, इसको 9000 बीसी के आसपास के एविडेंस माने जाते हैं, किसको, लहुरा देव में, जहां चावल की एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक, तो यदि क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछेगा तो आपको ऑप्शन देख के टिक लगाना है कि मुझे मेहरगढ़ लेना है कि लहुरा देव लेना है। एक बार मेहरगढ़ ले चुका है, लहुरा देव भी ले चुका है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर, ये बात याद रखना। दूसरा मृदभांड, थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि मृदभांड का मीनिंग क्या है, एक बड़ा सा मटका जो रस्सी से बांधकर इसको रखते थे। और इसका क्या यूज है मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, कि अतिरिक्त अनाज को स्टोर करने के लिए इसका यूज तो किया ही जाता था, साथ में इसका कुछ और यूज भी होता था, रस्सी के निशान बनाने वाले मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जैसे आज की डेट में हम लोग एक ऐसा कुछ बना के रखते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सपोर्टर, जिससे हम लोग इसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो उस टाइम ये रस्सी से ही बांध लिया जाता था, और रस्सी से ही ये एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट का काम करता था। ठीक है, एक परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी निवास जो था उस टाइम क्लियरली स्पष्ट हो चुका था कि जैसे ही लोग न्योलिथिक एज में आना स्टार्ट किए, या उस टाइम में लोग परमानेंट एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दे। क्यों, क्योंकि इस टाइम आग वगैरह की खोज अच्छे से हो चुकी थी, पहिए की, मैं अभी एक और एविडेंस बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि क्या क्या चीज की खोज किस किस टाइम हो चुके थे, है ना। तो देखो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन था, खेती का प्रॉपर उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर चुका था, फूड कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया था, खाद्य संग्रह जिसको बोलते हैं। ये सब चीजों के बाद यदि वो कहीं पर रहेंगे परमानेंटली, तब तो उनके फूड स्टोरेज का मतलब है ना, है कि नहीं। यदि वो लोग 500 क्विंटल धान एक जगह रखे हैं और अगले साल चले जाएंगे, तो उस 500 क्विंटल धान रखने का कोई मतलब है क्या। यदि वो रखे हैं मतलब वहां फिर परमानेंट क्या करने लगेंगे, वो लोग रहने लगेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थायी निवास के साक्ष्य किस काल में देखने को मिलते हैं। आंसर पहला ही ऑप्शन था, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो याद रखना, नवपाषाण काल में हमको स्थायी निवास के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड है चीजें, आपको भूलना नहीं है। यदि मैं नवपाषाण काल बता रहा हूं तो फूड स्टोरेज था, तो फूड स्टोरेज के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। लेकिन आप सोच के देखें, एक बड़ा सा खेत है, बहुत दूर में है, आप इससे कितना सारा अनाज लेके आएंगे, फूड ग्रेन्स कितना दूर तक आप लेके कैरी कर पाएंगे, मुश्किल था। तो इसी टाइम किसकी जरूरत पड़ी, पहिए की जरूरत पड़ी, और वही पहिए से क्या बनाया गया, गाड़ी बनाया गया। और उस गाड़ी का यूज, क्योंकि ऑलरेडी पहले वो लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे, फिर उससे हम जिस नाम को जानते हैं गाड़ा बैला जिसको बोलते हैं, इस तरह से लोग एक जगह रहने लगे। और ये जो रहने का जो स्थान था वो मोस्टली आपका रिवर बेसिन ही था, नदी के आसपास की जगह, क्योंकि वहां की ही मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। क्लियर, तो इस पेज में आपको ये समझ आया होगा, है ना। औजार इस काल में पॉलिश किए हुए पत्थर थे, पॉलिश्ड स्टोन का यूज करते थे। ठीक है, ये काम का चीज याद रखना है। ठीक है, चलो, ये जो मुझे बताना था कि उत्तर भारत के प्रमुख नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेहरगढ़ के बारे में दिया हुआ है। मेहरगढ़ आपका कहाँ है भाई, पहली चीज तो पाकिस्तान में है, और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप और भारत में अंतर है ना। ठीक है, दूसरा, यहां जो साक्ष्य मिला था, मिट्टी के घर मिले थे, गेहूं, जौ, याद रखना, इन दोनों को पूछा हुआ है।
गेहूं और जौ। और यदि हम भारत की बात करें प्रॉपर इंडिया का, तो कोल्डी हवा जो यूपी में है वहां किसके एविडेंस मिले हैं आपको? राइस के मिले हैं, चावल के मिले। ठीक। दूसरा, कपास की सिंडन के भी फॉर्म एग्रीकल्चर यहां स्टार्ट हो गई थी, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। एक जगह है आपका कश्मीर वैली। ये तीनों का तीनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर लाइन काम का है बेटा, हर लाइन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसको नहीं पूछा है, और हर लाइन पूछ लिया गया है किसी न किसी एग्जाम में। एक जगह है कश्मीर घाटी। एक्चुअल में ये जगह तो नहीं है, घाटी ये पूरे वैली को बोला जाता है, उस रीजन को। जगह का नाम क्या है आपका? बुर्ज होम करके है। इसका अर्थ ही है बर्ज का स्थान, मतलब ऐसा जगह जहां पर लोग रहते हैं, नीचे रहते हैं। अच्छा, अब एक बात आपको स्पष्ट होगा, आज भी हम बात करते हैं हिमालयन रेंज का, जम्मू कश्मीर का, सबसे पहले हम लोग ठंडा ठंडा ही याद आता है। चाहे वहां के ट्राइबल्स की ही क्यों ना बात करें, यहां से ज्यादा गोरे चिट्टे देखने को मिलेंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि लोग ट्राइबल्स से करके। जम्मू कश्मीर में यहां से ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां का वैसा, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे क्या? और मैं जैसे कि बताया कि जमीन की सतह से हम हर 32 मीटर की गहराई पर देखेंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और ऊपर जाएंगे तो हर 65 मीटर पर 1 डिग्री घटते जाता है। तो हमको उस कोल्डेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, ठंडी जलवायु से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जमीन के नीचे रहना पड़ेगा, और ये यहां देखने को मिला था। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जमीन के नीचे रहेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, क्लाइमेटिक कंडीशन से जुड़े हुए रहेंगे और बचे हुए भी रहेंगे। ठीक है, तो बुर्ज होम, इसका अर्थ है बचा हुआ स्थान। लोग झील के किनारे गड्ढों में रहते थे, यही जो गड्ढा है ना। और दूसरा, मालिकों के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का यहां एविडेंस मिला है। आप इमेजिन करिए, एक ही जानवर था जिसको सबसे ज्यादा आज भी लोग प्यार करते हैं और उस टाइम भी लोग प्यार करते हैं। याद रखना, दुनिया में सब चीज सुधर सकता है, हम ह्यूमंस नहीं सुधर सकते। उस टाइम भी कुत्ते से ही उतना लगाव था, और आज भी देखें, पूरा मॉर्निंग वॉक पे खुद जाए या ना जाए, उसको जरूर लेके जाते हैं, है ना। तो ये कंडीशन आज भी है। तो एक बात और है, यहाँ पालतू कुत्तों के साथ दफनाया जाता था, किसको? जो उसका मालिक हुआ करता था। हम राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के बारे में बोलते हैं, पति के साथ पत्नी भी चली गई, इधर तो कुत्ता का जो स्थिति देखने को मिल रहा है, कुत्ता प्रथा चल रहा है, सती इनकी जगह चल रही है ना। इनका क्या दोष था? मालिक के साथ इनको भी दफना दिया गया है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं, है ना। मेरी बात समझ पाए क्या? मैं सती प्रथा को इससे कनेक्ट किया। सती प्रथा में महिलाओं को उनके साथ साथ जला दिया जाता था, वैसे इस टाइम मालिकों के साथ साथ कुत्तों को भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखना, ये कुत्ता सती प्रथा बोल सकते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा, गुफ कराल करके एक जगह है जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो ये काम की चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अगला कुछ पेज और देखते हैं, जिसका हम शुरू ही जिक्र कर चुके थे कि उत्तर प्रदेश जो जगह है, वहां एक जगह है क्या आपका? कोल्डी हवा, जो राइस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सह शब्द, इस पीडीएफ में इतना बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है कि सह शब्द पूछा हुआ है। कई लाइन ऐसे हैं जो सह शब्द पूछे हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य, प्रथम नहीं लिखा था, याद रखना, यही लाइन लिखा था, सबसे पुराना प्रमाण कहाँ है आपका? कोल्डी हवा। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी था और यही इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, हम लोग मेहरगढ़ भी पढ़े थे, अब ज्यादा पढ़ लिए रहेंगे, पहला ऑप्शन दिखता है मेहरगढ़ पढ़ते हैं, उसी टिक लगा के गलत कर लेते हैं। ठीक, तो याद रखना, फर्स्ट या फिर ओल्डेस्ट एविडेंस कहां से मिला है हमको राइस का? तो कोल्डी हवा से मिला है। दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो संगनकल्लू कर्नाटक में एक जगह है, और दूसरा एक पिकली हल है जहां के राख के टीले मिले हैं। राख दो ही तरीके से बन सकते हैं, या तो बहुत सारे लाशों को जला दिया जाए, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, है ना, मोहनजोदारो के आसपास माउंट ऑफ डेथ बोला जाता है, राख का टीला बोला जाता है उसको, तो हम उस टाइम देखेंगे। या तो दूसरा, हम बहुत सारे लकड़ियों को एक जगह रख के जलाएं, तब राख बनने को मिलेगा। ठीक है, और एक तीसरा क्या हो सकता है? आजकल क्या बोलते हैं, फ्लाई एश इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये तो अभी की बातें हैं, पहले की बात करें तो राख दो ही तरीके से, एक तो आग लगाने से, जलाने से, और दूसरा हम बहुत सारे वुड्स को, लकड़ियों को क्या करेंगे? जलाएंगे, तब बनेगा। तो याद रखना, राख के टीले कहां मिले हुए हैं? पिकली हल नहीं पूछा हुआ है, हालांकि रेड आगे वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बोर्ड लाइन से लिखा हुआ, तो संगनकल्लू पूछ लिया गया है। ठीक है, दूसरा, फसल की मैं बात करूं तो बाजरा और कुल्थी। कुल्थी जानते हो क्या? हिरवा बोलते हैं भैया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप कमेंट में बताएंगे जरूर कि छत्तीसगढ़ में कौन सा रीजन है जहां पर आपको कुल्थी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, बाजरा भी कहां? हमारे यहाँ दोनों की चीजें, दोनों का प्रोडक्शन है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो याद रखना, भारत की हम बात करें और स्टोन एज की बात करें तो दक्षिण भारत में बाजरा और कुल्थी दोनों का इस टाइम प्रोडक्शन होता था। ठीक है, अगला एक जगह है चिरौंध करके, बिहार में है जगह, लिखा भी हुआ है बिहार। यहां हड्डी से बने औजार के काफी सारे एविडेंस मिले हैं।
और आपको पता है बिहार वैसे ही मारधाड़ में आगे रहता है, तो मेरे को लगता है इस टाइम से ही चालू हो गया था। ठीक है, अब जो आदमी हड्डी तोड़ तोड़ के मार रहा है तो आगे तो फिर कूट ही देगा ना वो। ठीक, तो याद रखना चिरौंद एक जगह है, अभी आप लोग सुनते ही रहते हैं एग्जाम, कुछ किसी न किसी न्यूज के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता ही चलते रहता है, इधर कट्टा चल गया उधर कट्टा चल गया, ज्यादातर इधर ही नहीं रीजन में, पहले ही से ये लोग एक्टिव थे मारने पीटने में। ठीक है, मेरा कहना आपको समझाना है। ठीक है, याद रखना हड्डी से बने औजार हमको चिरौंद बिहार के आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हुए हैं। ठीक है, अगला है उत्तर भारत की बात करूं तो असम के आसपास, बेटा ये एग्जाम अभी तक किसी भी एग्जाम में इसको नहीं पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेडाइट पत्थर जो हम लोग मड़िक जैसा यूज करते हैं स्टोन को, जो रिंग वगैरह बना के पहनते हैं, इस टाइप के भी स्टोन के एविडेंस इस टाइम पे मिले हुए हैं, और इनका जो कलर था वो ऐसे ही डार्क था। ठीक, सेल्ट और जेडाइट पत्थर, ये नाम याद रखना, सेल्ट और जेडाइट पत्थर भारत के किस रीजन पर पूरा पाषाण काल में प्राप्त किया गया है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, और देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखो काम का चीज क्या दिख रहा होगा। अच्छा, नव पाषाण काल के बाद ठीक अगला जो एज आता है क्या है वो आपका चैल्कोलिथिक एज या फिर ताम्र पाषाण युग, जो 3500 से लेकर 1000 बीसी के आसपास तक था। ठीक है, जिसका अर्थ ही है ताम्र मतलब कॉपर और पाषाण मतलब स्टोन। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज। जीवन शैली कैसा था, लोग ग्रामीण समुदाय में ही रहा करते थे, रूरल रीजन इनका ही क्या था, बसाहट था। ठीक, दूसरा है महत्वपूर्ण तथ्य और दिख रहा होगा आपको, कॉपर मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ है, मेरे को एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है कि कौन सी धातु है जो मानव द्वारा सबसे पहली खोजी गई है। तो धातु की मैं बात कर रहा हूं, वो तो स्टोन कैसा है, गौण धातु है। ठीक है, तो धातु की बात करें तो आपका कॉपर सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, कॉपर के बाद फिर यही कांसा बना, और कांसा के बाद फिर हम लोग फिर आयरन एज में आ गए हैं। ठीक है, संसाधन की बात करें, ये सब मिलता कहां था, तो याद रखना है आज भी यही ही मिलता है जो उस टाइम पहले मिलता था। आज भी पीएससी कई बार पूछ चुका है कि खिचड़ी में कौन सा धातु मिलता है, या तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखना है खिचड़ी राजस्थान में है। ठीक है, ये थार डेजर्ट से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक, क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल बोलते हैं उसको, उससे थोड़ा सा ऊपर है, वहीं हमको तांबे की। और दूसरा एक मलाज खंड है जहां अभी भी यहां से माइनिंग की जा रही है, याद रखना है मलाज खंड करके। आप करंट अपडेट रहेंगे तो सारी चीजें आपको पता रहेंगी। खेतड़ी मलाज खंड, एक एक क्वेश्चन ये पूछा है भाई कि मलाज खंड कहां है, तो कहां है आपका, मध्य प्रदेश में है, और ये तांबा का लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट है ना, याद रखना है, यहां उत्पादन होता है। और खेतड़ी जो खदान है वो आपका राजस्थान में। ठीक, तो ये काम की चीजें, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट बेटा आपको याद रखना है। ठीक, एक दो पेज और बचे हैं, फिर आपका एक क्लास वाइंड अप करेंगे हम लोग। ठीक, महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण संस्कृति और इनके कुछ विस्तार। हाँ, कुछ कुछ संस्कृति मिले हुए हैं, आप पीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि मालवा संस्कृति क्या है। ठीक, या फिर एक और है कौन सा, जोरवे संस्कृति क्या है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, थार डेजर्ट से थोड़ा सा, या थार डेजर्ट से ही कनेक्टेड रीजन है अहाड़, जहां हम लोग स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के कुछ एविडेंस मिले हैं, और इसको इसी नाम से ही जाना जाता है, जिसको हिंदी में तांबावती पूछा है। पूछा क्वेश्चन में यही है कि अहाड़ संस्कृति, अहाड़ भारत के किस क्षेत्रों में पहचानी गई शब्द, ऐसा कुछ है। ठीक, दूसरा गिलुन करके याद रखना है, ये स्टोन एज का पूरा एकमात्र एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहां पक्की ईंट का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। बाकी हम स्टोन एज में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या इस टाइम पक्की ईंट का उपयोग किया जाता था, तो नहीं ही लेना है आंसर, नहीं ही लिया है। एकमात्र एक्सेप्शन है आपका गिलुन, जहां पक्की ईंट का एविडेंस आपको साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा गिलुन है ना, और ये आपका अहाड़, ये दोनों कहाँ है आपका, राजस्थान वाले बेल्ट में। यूपी से लगभग कनेक्ट रीजन दिखता है, अभी चेक करेंगे तो। एक है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मालवा संस्कृति, मालवा एमपी, नर्मदा घाटी के आसपास लोग रह रहे थे, और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उन्हीं को ही क्या कहा गया, मालवा संस्कृति कहा गया। ये पाषाणकालीन स्थल से संबंधित संस्कृति है। कौन सा आपका, मालवा संस्कृति। दूसरा कायथा और एडर, ये दोनों के दोनों भी एक बस्ती थी जो किले बंद बस्ती हुआ करती थी, और इनको कायथा और एडर संस्कृति के नाम से जानते हैं। मेंस में आए क्वेश्चन तो 30 शब्द ही लिखना है आपको 2 नंबर के लिए, मैं काफी सारे शब्द बता दिए, आप चुनिंदा वर्ड यूज कर सकते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति जो हुआ करता था, ये दैमाबाद के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, और जोरवे संस्कृति क्या लिखा है, दैमाबाद जो है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, लार्जेस्ट साइट है आपका।
किसका? जोरवे संस्कृति का। कौन सा जगह का नाम याद रखना? दायमाबाद। ठीक, और ये है आपका इनाम गांव, जो उस टाइम में या जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा बस्ती हुआ करता था। ठीक है, देखते हैं कुछ वर्ड्स, और ये कलश समाधान, इसके बारे में थोड़ा बताना है। अभी एक वर्ड जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पोट्री या मटका, इसके दो कलर ही यूज हुआ करते थे। एक देखो ब्लैक दिख रहा होगा, काला मृदभांड, और दूसरा धूसर लाल चित्रित मृदभांड, है ना। इसमें चित्र नहीं हुआ है, लेकिन चित्र बनाते थे, उसमें पेंटिंग्स करते थे। तो काले और लाल मृदभांड भी ताम्र पाषाण काल में सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि स्टोन में मिक्स कर करके भी यूज करते थे। दूसरा, गेरू रंग के मृदभांड का भी उपयोग इस टाइम हुआ है। ठीक है, और एक वर्ड है जो मैं बोला ना, इंसान नहीं सुधर सकता। आज भी बोलते हैं तुम जितना भी कमा लो, जाना तो तुमको वही 40 रुपए के ही मटके में ही है, कलश में ही है। देखो आज भी है, उस टाइम भी ऐसे ही मटके में जाते थे। एक वर्ड यूज है यहाँ, कलश समाधान। लोगों को कलश के अंदर, ये बड़ा सा, एक्चुअल में आज इसका रूप छोटा हो गया, कलश हो गया, उस टाइम बड़ा मृदभांड हुआ करता था, उसमें लोगों को डाल के रख दिया करता था और अपने ही घर के नीचे दफना दिया करते थे। ठीक है, अपने घर का आदमी अपने ही घर में रहेगा करके। ठीक, तो याद रखना है कलश समाधान। दूसरा, यही आपका जोरवे संस्कृति को रिलेट करता है कि जोरवे संस्कृति की सबसे खास बात थी कि जो भी व्यक्ति का डेथ होता था, मृत्यु होती थी, उसको कलश के अंदर बड़ा सा कलश हुआ करता था, है ना। अब इतना छोटा कलश में हमको डालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आग लगाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, हड्डी बचेगी उसको डालना पड़ेगा, फिर गंगा में बहाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट एक साथ काम, बड़ा मटका में डाल दो, पूरा का पूरा जनरेशन यही नमस्ते इसका। ठीक, तो जोरवे संस्कृति में मृतकों को घर के फर्श के नीचे क्या कर दिया जाता था बेटा? दफना दिया जाता था। ठीक है, ये दिख रहा होगा कलश समाधान, और आज भी ये संस्कृति चल रही है। ठीक, तकनीकी सीमाएं की मैं बात करूं तो जो बात कर रहा था पक्की ईंटों का और घोड़ों का, ये दोनों का एविडेंस नहीं मिलता है इस टाइम में। ठीक, याद रखना है। ठीक है, और कुछ काम का, ये आपको एक पिक्चर है, हाँ ये लास्ट पेज है, देखते हैं इस टाइम क्या मिला हुआ था। बड़े पत्थर हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जब स्टार्टिंग में फेज जो देखते हैं बड़े पत्थरों का युग होता है, और यही टाइम हिम युग था और शिकारी जीवन था और आग की खोज हो गई थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आग की खोज किस टाइम में हुई थी? तो याद रखना है पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल में चीजें छोटी हो गई थी, माइक्रो हो गई थी, इसलिए माइक्रो के साथ साथ जनरेशन भी चेंज हुआ था और यहाँ जलवायु गर्म हो गई थी। ठीक है, और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के भी हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। न्योलिथिक एज की बात करूं तो जो औजार थे, जो टूल्स थे, वो थोड़े से पॉलिश्ड थे, याद रखना है। और कृषि के एविडेंस मिले हुए हैं। मेहरगढ़ की बात करें, कुल्डी हवा की बात करें, या फिर लहुरा देव की बात करें, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। और जैसे ही एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला, मैं आपको रिलेट करके बताया था कि पोट्री, पहिया और स्थायी ग्राम जीवन, ये मेंस का भी क्वेश्चन है, स्थायी ग्राम जीवन याद रखना है। इन सब के एविडेंस आपको नव पाषाण काल से मिला हुआ है। आप 60 वर्ड में भी लिख सकते हैं, मैं अच्छे अच्छे वर्ड सब बोल दिया, इन सबको ही आप 60 वर्ड में इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मेंस पूछता ही रहता है, इसको एक क्वेश्चन उठाता ही है। ताम्र का मतलब ही समझ में आ गया होगा आपको, तांबा और पत्थर, और यह जीवन कैसा था? ग्रामीण संस्कृति था। और तरह तरह की जो संस्कृति बताया, जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति, नर्मदा घाटी संस्कृति, ये सब इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और इतने से ही आपका स्टोन एज से क्वेश्चन बनता है बेटा। इतना आप पढ़ लिए, इतने फैक्ट्स को आप याद रख लिए, तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली बना लेंगे। ठीक है, और युवा में आपको रेगुलर अभी कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। और आपको लिंक पर जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू प्लेलिस्ट के थ्रू आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम हैं उनको हम टारगेट करके ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लाइव चल रहा है। और जिसको और भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए या और कंटेंट चाहिए, तो आप टेलीग्राम लिंक या फिर युवा का जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। और जिसको ऑफलाइन क्लास करना है, रायपुर में है युवा संस्थान, जो युवाओं के लिए काम कर रहा है, युवाओं को जोड़ने के लिए काम कर रहा है, बहुत ही कम फीस में। आप दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आके अपनी सपनों को इस युवा के द्वारा, युवा की उम्र में, याद रखना युवा के द्वारा, युवा की ही उम्र में आप सपनों को क्या कर सकते हैं? साकार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।